हाँ जी, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। और नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिसे आपने सबने पढ़ा होगा जरूर 9th या 10th क्लास। वेट। वेट एक्चुअली है क्या? कोई बता पाएगा कि वेट क्या है? वेट क्या है? किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी का वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ये बॉडी है, ये नीचे क्यों गिरती? क्योंकि अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है अपने सेंटर की तरफ, हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो किसी भी बॉडी के लिए वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वो ग्रेविटी वर्ड यूज करना ही नहीं चाहिए। अर्थ जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अपने सेंटर की तरफ, ये किसी भी बॉडी का वेट है। लेकिन हम ह्यूमंस के केस में ये थोड़ा सा बदला हुआ है। हमारे दो वेट होते हैं। एक हमारा रियल वेट होता है और एक हमारा एपेरेंट वेट होता है। हमारा अपना जो रियल वेट है वो भी वही है। क्या है? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अस टुवर्ड्स सेंटर। तो ये तो हमारा है रियल वेट। लेकिन इसके साथ साथ एक वेट और है, एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट, सीधी बात यह है कि जब आप पानी में उतर गए तो आपका रियल वेट चेंज नहीं हुआ। आपका रियल वेट चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज है। लेकिन फिर भी जब तक आप पानी के अंदर है, आपको अपने आप को हल्कापन फील होगा। आप यहाँ मजबूती से टिके हुए हैं, खड़े हुए हैं फर्श पर। अगर घुटनों तक पानी है तो भी आप टिके रह सकते हैं। कमर तक पानी है तो थोड़ा सा टिके रहना मुश्किल होगा, और गले तक पानी हो तो फिर टिके रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पानी की एक हल्के से झोंके के साथ भी आप इधर उधर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां आपका जो एपेरेंट वेट है वो डिक्रीज हो गया। तो ये एपेरेंट वेट है क्या चीज? एपेरेंट वेट क्या है? रियल वेट तो वही है जो सबका होता है, किसी भी नॉन लिविंग बॉडी का, किसी का भी हो सकता है। एपेरेंट वेट हमारे लिए, हमारा अपना जो एपेरेंट वेट है वो रिएक्शन ऑफ सरफेस है। किस सरफेस की रिएक्शन? जिस सरफेस पर आप बैठे हैं या खड़े हैं या चल रहे हैं। अगर किसी भी रीजन से ये रिएक्शन कम हो जाए तो आपको अपना वेट कम लगेगा। अगर किसी रीजन से ये रिएक्शन बढ़ जाए तो आपको अपना वेट बढ़ा हुआ लगेगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, हालांकि आपने शायद फील नहीं किया हो। जो आपका झूला होता है बड़े वाला, जब आप उसमें से नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ हल्का सा ऐसा लगता है जैसे निकल के बाहर चले जाएंगे, उठे उठे से लगते हैं ऊपर। खुद आपको अपना वेट कम लगेगा, लेकिन उसी के अगेंस्ट जब आप उस झूले में नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप सीट के अंदर धंसे जा रहे हैं, आप भारी हो गए। इन दोनों ही केसेस में आप जिस सरफेस पर बैठे हैं उस सरफेस का रिएक्शन चेंज हो रहा है। और जो वेट हमें लगता है, जो हमें अपियर होता है अपना वेट, वो क्या है? रिएक्शन ऑफ सरफेस। जिस सरफेस पर आप बैठे हैं या जिस सरफेस पर आप खड़े हैं, उस सरफेस का रिएक्शन ही एक्चुअली हमारा एपेरेंट वेट है। रियल वेट तो वही है जिस फोर्स से अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। चाहे हम बैठे हैं, लेटे हैं, झूले में हैं, कहीं भी हैं, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जो हमें फील होता है अपना वेट, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना रिएक्शन मिल रहा है उस सरफेस पे
जिस सरफेस पर आप बैठे हैं या खड़े। जब आप पानी के अंदर हैं तो जिस फ्लोर पर आप खड़े हुए हैं वो आपको कम रिएक्शन दे पा रहा है, तो आपको उस टाइम अनस्टेबिलिटी लगती है, खड़ा होना मुश्किल पड़ता है, अपना वेट हल्का लगता है। जब आप झूले में नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको लगता है जैसे धंसे जा रहे हैं हम इसके अंदर, सीट में धंसे जा रहे हैं, भारीपन लगता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि वहां जो सीट है उसने रिएक्शन बढ़ा लिया, उसका रिएक्शन बढ़ गया। तो कहीं भी किसी भी कंडीशन में एपरेंट वेट क्या है? एपरेंट वेट इज द रिएक्शन ऑफ सरफेस, जिस सरफेस पर आप खड़े हैं या बैठे हैं या लेटे हैं। अगर ये रिएक्शन किसी भी रीजन से चेंज हो जाए तो फिर आपका एपरेंट वेट बदल जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स में को अगर आपने कभी किसी वीडियो में देखा हो तो एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने शिप के अंदर, अपने केबिन के अंदर उड़े उड़े फिरते हैं, उड़े उड़े फिरते हैं। वो कहीं टिक कर बैठ ही नहीं सकते। अगर उन्हें चेयर पर अपनी बैठना है तो नेसेसरीली अपने आप को चेयर से बांधना पड़ता है उनको, फिर वो चेयर फ्लोर के साथ में फिक्स है ना। एक सवाल अगर आपको याद हुआ हो कि वो इतने लाखों रुपए खर्च करके पेन डेवलप करने की क्या जरूरत थी, पेंसिल यूज कर लेते, है नहीं। फिर उसका जवाब क्या मिला कि पेंसिल यूज नहीं कर सकते क्योंकि पेंसिल की टिप टूट जाती है और वो वेटलेसनेस की कंडीशन में है। उस टाइम वो वेटलेसनेस की कंडीशन में है, गिरेगी नहीं नीचे वो। लिखते लिखते पेंसिल अगर टूट गई तो वो नीचे नहीं गिरेगी, वो तैरती रहेगी, सांस में चली जाएगी, किसी के भी पकड़ना मुश्किल है, या किसी मशीन के अंदर जाकर फंस जाएगी, गड़बड़ क्रिएट कर देगी। तो ये वेटलेसनेस कैसे आती है? और इनफैक्ट एस्ट्रोनॉट्स को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा बॉडी, हमारी ब्रेन वेटलेसनेस के लिए रेडी नहीं है। अगर हमारा वेट एकदम से जीरो हो जाए, अपेरेंट वेट, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और वहां एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में रहना ही वेटलेसनेस कंडीशन में है। तो पहले उन्हें अर्थ पर ट्रेनिंग दी जाती है वेटलेसनेस की, समझेगा। अब कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? क्यों झूले में नीचे आ रहे हैं तो हमें अपने आप को हल्का लगते हैं, हल्का फील करते हैं, और जब झूले में ऊपर जा रहे हैं तो हम अपने आप को भारी फील करते हैं। ये फीलिंग ही यही फीलिंग कभी आपने अगर लिफ्ट यूज करी हो, एस्केलेटर, तब भी आती है। आप रुके हुए हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर पर है, आपको थर्ड फ्लोर पर जाना है, तो जब वो स्टार्ट होती है, एक एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए आपको एकदम से ऐसा लगता है जैसे हम नीचे धंसे जा रहे हैं या हमारा अपना वजन बढ़ गया। इसके अगेंस्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लगता है कि नीचे से जा रही, हम हल्के हो गए, गिर जाएंगे। बस यही हमें करना है। apparent weight in a lift, apparent weight in a lift, हेडिंग डालिए apparent weight in a lift, लिखिए। the weight of a body is the force with which earth attract the body towards its center. That is, weight of the body is a gravitational force of attraction of earth on the body. Apparent weight, the weight that appear to us is the reaction of surface on us. अब फर्स्ट कंडीशन हम कंसीडर करते हैं कि जब लिफ्ट रुकी हुई है। फर्स्ट कंडीशन क्या? व्हेन द लिफ्ट इज
स्टेशनरी, या इसी के साथ कंडीशन हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है, लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विद कांस्टेंट स्पीड, इसे वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं। और जब कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एट जीरो एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनने वाली है, ये लिफ्ट का चैम्बर, ये लिफ्ट का फ्लोर, और आप इस फ्लोर पर खड़े हुए हैं। अब कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं यहां, सबसे पहले फोर्स काम कर रही है आपके ऊपर, आपका अपना वेट, कितना, और क्या काम कर रहा है यहां, रिएक्शन ऑफ सरफेस, सरफेस का रिएक्शन, आपके अपने ऊपर सरफेस का रिएक्शन काम कर रहा है। एक्सिलरेशन नहीं है, ना अपवर्ड एक्सिलरेशन है ना डाउनवर्ड एक्सिलरेशन है, समझ रहे हो, एक्सिलरेशन नहीं है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड। तो फिर आपके ऊपर नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स कितनी है फिर आपके ऊपर, जीरो है। ठीक है, और ये जो नेट फोर्स है, ये किन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ये किन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है, एक आपका अपना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक आपको जो रिएक्शन मिल रहा है सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड्स। इसमें अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो वर्टिकली अपवर्ड्स को क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड्स को अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स हम्म कभी कभी फिजिक्स में इतने सिंपल, इतने आसान टॉपिक आ जाते हैं कि उनको हजम करना मुश्किल हो जाता है। इतना आसान फिजिक्स में, ये इक्वल हो गया बस, फिजिक्स में तो इतना आसान नहीं होता कभी भी। फिजिक्स में तो पहले घुमा फिरा होते हैं 10 जगह, तो फिर समस्या, हार्ड डिस्क खड़े होते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक्सेलरेशन जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि लिफ्ट के साथ साथ आप भी एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रहे हैं या खड़े हुए स्टेशनरी में, तो एक्सेलरेशन जीरो है उस टाइम में, राइट। एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब, अच्छा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आपके ऊपर कितनी फोर्स है, आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, कितनी फोर्स है, जीरो। लेकिन ये जीरो जो नेट फोर्स है, ये दो फोर्स तो आपके ऊपर लग ही रही है, आपका अपना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड चल रहा है, और जिस फ्लोर पर आप खड़े हुए हैं, इस फ्लोर का जो रिएक्शन है, ये वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है। दो फोर्सेस तो आपके पास ऊपर लग ही लग रहे हैं, कल सर्टेनली लग रहे हैं। अर्थ आपको खींच रही है एमजी से, फ्लोर आपको ऊपर धकेल रहा है, कितने कितने फोर्स है, रिएक्शन, जिसे आपने कहा रिएक्शन। भाई मैंने ये लगाया यहाँ पर अंगूठे से अपने फोर्स लगाई, मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, कोई एक्सेलरेशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरी इस फोर्स के अगेंस्ट कोई तो है, कौन है वो, इस सरफेस का रिएक्शन। मैंने और फोर्स लगा दी, अब भी कुछ नहीं आ रहा, मैंने 10 न्यूटन से बढ़ाकर 20 न्यूटन फोर्स कर दी, तो कोई तो है जो मेरी इस फोर्स के इक्वल बैलेंस किए हुए है, कौन है वो, इस सरफेस का रिएक्शन। तो सरफेस का रिएक्शन आर और एम जी दो फोर्स है, लेकिन कुल मिलाकर आपके ऊपर फोर्स कितनी है, जीरो। क्यों है जीरो, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है। वर्टिकली डाउनवर्ड्स को आपने लिया है प्लस, तो वर्टिकली अपवर्ड वाले को फिगर को आपको लेना पड़ेगा निगेटिव में। दोनों का सम कितना है,
0। तो क्या निकल कर आया, आर को साइड चेंज के लिए, आर इक्वल एम जी। आर क्या चीज है आपका, आर है रिएक्शन, जो कौन दे रहा है, सरफेस एरिया जिस पर आप खड़ा हुआ है। और ये रिएक्शन ही एक्चुअली क्या है, एपरेंट वेट। और mg क्या है यहाँ, mg आपका क्या है, ये रियल वेट है। तो पता लगा कि एपरेंट वेट और रियल वेट आपका, जितना आपका रियल वेट है उतना ही आपको वो एपियर होगा। अगर आप वेइंग स्केल पर यहाँ खड़े हैं तो उस वेइंग स्केल में आपको अपना वेट उतना ही दिखाई देगा जितना आप वहाँ छड़ियों वाले मेले में होते हैं और उस टाइम दिखाई देता है। क्या हमें अपनी लाइफ में लगता है कि फोर्स चाहिए चलने के लिए, वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारे मोशन के पीछे जो हिडन फोर्सेस हमारी मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं, रोक रहे हैं हम हमें उनका नहीं पता। जब आप साइकिल पर हैं तो साइकिल के टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन, साइकिल के जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके बीच का फ्रिक्शन आपके मोशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको फोर्स लगानी पड़ती है। अगर कोई भी फोर्स ना हो मोशन के अगेंस्ट, तो मोशन को बनाए रखने के लिए फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मोशन मेंटेन रखने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती तो ना कभी चांद पर पहुंच पाते, ना कभी मंगल पर पहुंच पाते। यहां से मेरठ तक जाने के लिए आपको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए 25 किलोमीटर के लिए, 1 लीटर से कुछ कम चाहिए। चांद की दूरी इतनी है कि पूरा पेट्रोल पंप नहीं, पूरी रिफाइनरी साथ लेके जानी पड़ेगी, पेट्रोल बनाने वाली कम पूरी फैक्ट्री रिफाइनरी साथ लेके जानी पड़ेगी अगर आप पेट्रोल को एज ए फ्यूल यूज कर लें। और फिर उस रिफाइनरी को उठाने के लिए भी पेट्रोल चाहिए, फिर उस पेट्रोल बनाने वाली रिफाइनरी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली मोशन मेंटेन रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हमें जो अपनी लाइफ में लगता है कि फोर्स के बिना मोशन नहीं है, वो इसलिए लगता है कि हमारे बहुत सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं जो लगातार हमारे मोशन को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। हमें उन फोर्सेस के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है जिनका हमें पता भी नहीं है। स्पेस में जब मंगल की तरफ गए तो एक बार अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकले, रॉकेट को लॉन्च कर दिया मंगल ग्रह की तरफ को। अब वहां बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, वहां एयर भी नहीं है, रोकेगा कौन। तो बिना फ्यूल के ही वो पहुंच गया, कहां पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया। एक बार उसको मोशन देने के लिए आपको एक बार मोशन देने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ी। उसके बाद जब उसमें मोमेंटम आपने इंड्यूस कर दिया, मोमेंटम गेन कर लिया आपकी बॉडी ने, तो ये मोमेंटम चेंज नहीं होगा जब तक कि फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं वहां कोई लगाने के लिए। तो मोमेंटम मेंटेन रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहां तक चलता रहेगा, जब तक कि वो टकरा ना जाए वहां जाकर के, मार्स पे जाके। और मार्स पे नहीं टकराया, अगल बगल से निकल गया, तो फिर पता ही नहीं हमें कहां तक चलता रहेगा, वो चलता ही रहेगा वो तो। चलते रहने के लिए, मोशन बनाए रखने के लिए फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। एक्सेलरेशन के लिए चाहिए फोर्स। फोर्स का तो फॉर्मूला ही हमें है। अगर आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं करना, ना वेलोसिटी घटानी ना बढ़ानी ना डायरेक्शन चेंज करनी, तो फोर्स क्यों चाहिए, ना एक्सेलरेशन है ना फोर्स है। तो नेट फोर्स, जैसे ये बॉडी है, अब इसकी एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड्स, तो मैंने इसे होल्ड रखने के लिए, इसे अपनी जगह बनाए रखने के लिए कितनी फोर्स लगा रखी है, कम से कम उतनी तो फोर्स लगा रखी है ना जितनी से डाउनवर्ड है। अगर इसकी डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गई तो ये मेरे हाथ पर नहीं रुक पाएगा। मैं 20 किलो का वजन अपने हाथ पे रख लूं, मैं रोक ही नहीं पाऊंगा उसको। क्यों, क्योंकि मैं उतना रिएक्शन नहीं दे पा रहा जितना फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, मेरा रिएक्शन कम पड़ रहा है। तो नेट फोर्स नॉन जीरो हो गई, डाउनवर्ड चला जाएगा वो। और मैंने जब इसको होल्ड कर रखा और जब मैं इसको उठा रहा हूं कांस्टेंट स्पीड पर, तब भी मैंने इस पर कितनी फोर्स लगाई हुई है, उतनी ही जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है।
अब ये बात समझने में जरा सी मुश्किल है कि जब ये रोक रखा है आपने, तब भी इस पर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाई है, और जब आप इसे चला रहे हो तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही फोर्स लगा रखी है, तो बात नहीं हुई कोई। अब ये रुका हुआ क्यों है, या अगर चल रहा है उतनी फोर्स है तो अब ये चल क्यों रहा है? जब मैंने इसे रुके हुए से मोशन दिया तब मैंने फोर्स लगाई ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा, इसे एक्सेलरेट करने के लिए, जीरो से एक सर्टेन वेलोसिटी तक एक्सेलरेट करने के लिए। एक सर्टेन वेलोसिटी से अब कांस्टेंट, अब मेरी वो एक्स्ट्रा वाली फोर्स खत्म हो गई, अब उस एक्स्ट्रा फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कितनी फोर्स लगानी है मुझे? अब मुझे उतनी फोर्स लगानी है जितनी इसकी फोर्स है। कौन सी वाली फोर्स है इसकी? जितनी इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मुझे इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना। अगर मैंने इसे रोक रखा है तो भी मैंने इस पर उतनी ही फोर्स लगा रखी है जितना इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पर, और मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चला रहा हूं तब भी मैंने इस पर उतनी फोर्स लगा रखी है। अगर मेरी फोर्स ज्यादा हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स से तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगी ना। नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो एफ अपॉन एम के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो कांस्टेंट मोशन बनाए रखने के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी पर किसी बॉडी को मोशन में मेंटेन रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। फोर्स केवल तब चाहिए जब आपने उसे जीरो से सर्टेन वेलोसिटी तक एक्सेलरेट किया है। तो अगर लिफ्ट चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, उस टाइम नेट फोर्स नहीं चाहिए। हाँ, जब वो रुकी हुई से सर्टेन स्पीड पर आप लाए थे तब आपको फोर्स चाहिए। और यही रीजन है कि आप लिफ्ट में खड़े होकर देखना कि जब वो शुरू होती है तब एकदम फॉर ए मोमेंट फील होता है कि हम कुछ भारी हो गए, धंस रहे हैं इसके अंदर। जब वो नीचे आती है फॉर ए मोमेंट फील होता है कि कुछ हल्के हो गए, ये हमारे पैरों के नीचे से निकली जा रही है, हम हल्के हो गए। लेकिन उस मोमेंट के बाद में जब कांस्टेंट वेलोसिटी पर आ गई है आपकी एक्सकेलेटर या लिफ्ट, तब आपका अपना एपरेंट वेट उतना ही है जितना आपका रियल वेट है। तो ये मत सोचिए कि एपरेंट आपका रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स वेट दोनों इक्वल है तो मोशन कैसे हो रहा है जी। जब दोनों इक्वल और अपोजिट है तो मोशन कैसे हो रहा है? मोशन के लिए फोर्स चाहिए ही नहीं। अजीब सी बात है ना ये, हाँ। कंफ्यूजन ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा देखते हैं कि मोशन मेंटेन रखने के लिए फोर्स चाहिए। साइकिल तो तभी चलती रहेगी जब आप लगातार उस पर पैडल मारते रहोगे, फोर्स उसके ऊपर लगाते रहोगे। अब जो आपको फोर्स लगा रहे हो वो आपके फ्रिक्शन या और दूसरी फोर्सेस को ओवरकम करने में खर्च हो रही है। साइकिल को नहीं चाहिए फोर्स, या आपकी बॉडी को फोर्स नहीं चाहिए चलते रहने के लिए। आप पैडल मारना बंद कर देते तो जो फ्रिक्शन फोर्स है जो आपके मोशन को लगातार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में, वो तो काम कर ही रही है अपना। आप चाहे पैडल मारो या मत मारो, फ्रिक्शन फोर्स तो आपके मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश में। आप इमेजिन ये करो कि आप 80 किलोमीटर पर आवर, या नहीं साइकिल तो नहीं चलती, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप जा रहे हो, कांस्टेंट पैडल मारने पड़ रहे हैं आपको। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने अपना काम करके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने अपना काम करके आपकी 25 किलोमीटर घटा के 20 किलोमीटर कर दिया। लेकिन आपको फिर वापस 25 अटेन करना है, तो फिर अब आपको 20 से 25 तक पहुंचने के लिए फोर्स चाहिए। और ये हर पल हर पल हर मोमेंट ये काम हो रहा है कि फोर्स, फ्रिक्शन और दूसरी डेसिपेटिंग फोर्सेस आपके मोशन को डिस्ट्रॉय कर रही है, और जितना उन्होंने डिस्ट्रॉय किया आपके मोशन को, जितना घटाया, उसे बढ़ाने के लिए आप फोर्स लगा रहे हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि बिना फोर्स के मोशन कैसे हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं जो मोशन को रिड्यूस करती हैं, खत्म करती हैं, उनके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाएं जहां एयर भी नहीं है, एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं है, एयर का भी कंसिडरेबल लार्ज रेजिस्टेंस होता है। साइकिल चलाते हुए सामने की हवा पता लग जाएगा आपको कि आज कितनी मुश्किल पड़ रहा है, तो वो एयर है आपको रोक रही है।
और आप स्पेस में इतने ऊपर पहुंच जाए, 1000 किलोमीटर चले जाए नीचे अर्थ सरफेस से, वहां एयर ही नहीं है, या इतनी कम एयर है कि उसका रेजिस्टेंस नहीं कुछ भी, तो क्या होगा, वहां आप एक बार चल दीजिए, जिस डायरेक्शन में आप चलते रहेंगे, बिना डायरेक्शन बदले स्ट्रेट लाइन में आप चलते ही रहेंगे। डायरेक्शन बदलना है तब आपको इंजन चला करके अपना फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको वेलोसिटी बढ़ानी है या घटानी है, घटाने के लिए भी इंजन चला करके आपको फोर्स लगानी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। इंजन से कैसे फोर्स लग जाएगी, एक्शन रिएक्शन से। रिएक्शन जो एग्जॉस्ट गैस आप बाहर निकालोगे, वहां आपके बाइक का इंजन काम नहीं करने वाला, वहां रॉकेट का इंजन काम करेगा, क्रायोजेनिक इंजन या जेट इंजन, जिसमें से एग्जॉस्ट निकलती है बाहर तेजी के साथ, उन एग्जॉस्ट का रिएक्शन आपको मिलता है। हाँ जी, सेकंड कंडीशन अब कि लिफ्ट आपकी चल रही है अपवर्ड्स विद सर्टेन एक्सेलरेशन, सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट आपकी अपवर्ड चल रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, लिफ्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन कितना, ए, फाइनाइट एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन नहीं है। अब कंडीशन क्या बनती है देखो जी, अब ये प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आप यहां खड़े हैं, अब नेट एक्सेलरेशन है आप लिफ्ट का भी और आपका भी, दोनों का नेट एक्सेलरेशन है ए, अपवर्ड से, करेक्ट। फोर्सेस वही की वही है अब भी, एक फोर्स आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट कितना mg, इसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है, इस बार मैं r डैश लिख रहा हूं इसको, रिएक्शन उस सरफेस का जिस सरफेस पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन कितना है a, जो कि कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड्स, तो हेंस नेट फोर्स ऑन यू या ऑन द पर्सन F इज इक्वल टू एम ए, जहां m आपका मास है। कैसा होगा ये भी बोलिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है, तो वर्टिकली अपवर्ड्स। अब फिर से बात देखो, नेट फोर्स है आपके पास एम ए, नेट फोर्स लग रही है आपके ऊपर, लेकिन एक्चुअल में कितनी फोर्सेज है आपके पास, आपके ऊपर आर डैश है और आर है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, एम ए, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो आपके ऊपर एक तो लग रही है डाउनवर्ड फोर्स एम जी, दूसरी फोर्स लग रही है आपके ऊपर आर डैश, और नेट फोर्स इन सब का नेट कितना है, एम ए। एम ए को माइनस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड्स वाले को नेगेटिव लेना है। जरा देखना तो सही, आर डैश को मैं इधर पहुंचा दूं, और जरा देखिएगा ध्यान से, आर डैश इज ग्रेटर देन एम जी, आर डैश की वैल्यू में अब एम, सॉरी 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 मैं इधर लेकर गया, तो ये इसमें एम ए ऐड होगा, अब कुछ ना कुछ तो एम ए की वैल्यू है ही, तो नेट रिएक्शन आपका क्या हो गया, नेट रिएक्शन ऑन यू इज ग्रेटर देन एम जी, और अब रिजल्ट क्या निकला, हेंस एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। लेकिन ये कंडीशन लिफ्ट में बनती है एक मोमेंट के लिए, जब वो रुकी हुई से चल रही है, रुकी हुई लिफ्ट है, रुकी हुई से इसने अपने आप को चलाया, तब ये कंडीशन, और बहुत जल्द विद इन सेकेंड ये अपनी वेलोसिटी को अटेन कर लेती, उससे आगे वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, उससे आगे वेलोसिटी नहीं बढ़ती। अगर आप बढ़ाते चले, वेलोसिटी बढ़ाती चली जाएगी और आपको लगातार एपरेंट वेट जो लगातार ज्यादा लगे। हिंडोले में जब आप चलते हो तो वहां एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऐड होता है जो लगातार काम करता रहता है, इसलिए आपको वेट बढ़ा हुआ लगता है जब तक भी आप ऊपर जा रहे हो। जब आप नीचे आ रहे हो तो वही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अगेंस्ट आ जाता है, और जब तक आप नीचे आ रहे हो तब तक आपको अपना वेट डिक्रीज लगता रहेगा, भले उसकी सर्कुलर मोशन कांस्टेंट हो, लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है ही। तो जब आप ऊपर जा रहे हैं झूले में,
तो भी सेंटीपिटल फोर्स काम कर रही है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो आपको एपरेंट वेट ज्यादा लगता है। जब नीचे आ रहे हो, भले कांस्टेंट वाला कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से नीचे आ रहे हो आप, लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में हो गया, तो आपको अब वेट अपना कम लगता है जब तक भी नीचे आ रहे हो। लेकिन लिफ्ट में ऐसा केस नहीं है, लिफ्ट में जब ये स्टार्ट हुई उस मोमेंट पर आपको अपरेंट वेट ज्यादा लगेगा। और इस कंडीशन में यहां से अगर आप ले लें कॉमन m, तो g प्लस ए आ जाएगा। देखना ये मास है और ये क्या है, दोनों एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन जुड़ गए। तो अब हम ये कह सकते हैं क्या, एपरेंट एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन रियल एक्सेलरेशन g। समझे बात, एपरेंट एक्सेलरेशन भी g से ज्यादा ही होगा। ठीक, दूसरी भी हम कंडीशन इसमें हैंड टू हैंड कर लेते हैं। नहीं, थर्ड कंडीशन क्या है, क्या है थर्ड कंडीशन, लिफ्ट इज मूविंग vertically downwards with acceleration a। एक्सीलरेशन ए से लिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। तो अब क्या है कंडीशन, इसमें एक नेट एक्सीलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सीलरेशन है आप में, लिफ्ट के साथ साथ आप में भी एक्सीलरेशन है। तो नेट फोर्स कितनी होगी, ma, और कैसी होगी ये, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, फिर से हम देखें तो कितनी फोर्सेस हैं, एक फोर्स वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और दूसरी आपके प्लेटफॉर्म का रिएक्शन आर डबल डैश, राइट। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, ma। तो अब आप क्या लोगे देखो, माइनस आर डबल डैश प्लस mg इक्वल प्लस ma वर्टिकली डाउनवर्ड से इसको मैंने प्लस ले लिया, mg वर्टिकली डाउनवर्ड से प्लस ले लिया, आर डबल डैश वर्टिकली अपवर्ड से इसको नेगेटिव लिया। तो अब देखना जरा आर डबल डैश क्या बनेगा, इसको मैं उधर ले यहाँ ले, तो आर डबल डैश बनेगा आपका mg माइनस ma। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, apparent weight is less than what, रियल वेट। और आप अगर इसे और ज्यादा इलेबोरेट कर लें तो m कॉमन लेकर क्या बनेगा आपका, g माइनस ए। तो g माइनस ए से क्या रिजल्ट निकला आपका, रिजल्ट निकला आपका क्या, apparent acceleration is less than gravitational acceleration g। फिर इसमें हम और कंडीशंस भी करेंगे, पहले से कॉपी कीजिए।